मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं साइंस कक्षा 10 का, विज्ञान का कक्षा 10 का अध्याय 7 है, चैप्टर 7 परमाणु सिद्धांत और तत्वों की आवृत्ति, वर्गीकरण या गुणधर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आप ये लिखिए, अपन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए कि परमाणु को परिभाषित कीजिए। लिखिए क्वेश्चन, परमाणु को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन बनता है तत्व को परिभाषित कीजिए। तत्व को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया परमाणु को परिभाषित कीजिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया तत्व को परिभाषित कीजिए। क्योंकि ये जो चैप्टर 7 है ये परमाणु और तत्व से ही रिलेटेड है, परमाणु और तत्व के बारे में ही ये पूरा चैप्टर। देखिए, अब आपके पास अगर किताब अवेलेबल है तो किताब खोल के बैठिए, अगर किताब अवेलेबल नहीं है तो आप अच्छे से सुनिए, मेरे क्वेश्चंस को लिखते जाइए और मेरे साथ बैठ जाइए। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं अध्याय 7 परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले मैं किताब भी रीड कर रहा हूं आपके साथ में। देखिए जरा कि पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य बहुत ही प्राचीन काल से प्रयास करता आ रहा है। यानी पदार्थ के बारे में जानने के लिए कि पदार्थ क्या है, कि आपकी कोई भी वस्तु अगर बनी है, देखिए आप, अगर कोई भी वस्तु बनी है और वो वस्तु किससे बनी होगी, वो पदार्थ से मिलकर बनी होगी। सिंपल सी बात है, किससे मिलकर बनी होगी, पदार्थ से मिलकर बनी होगी। कोई प्रतीक वस्तु चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, है ना, कोई भी वस्तु अगर बनी है तो किससे बनी है, वो पदार्थ से मिलकर बनी है। और पदार्थ के बारे में जानने के लिए मनुष्य बहुत ही प्राचीन काल से, बहुत टाइम से, बहुत पुराने समय से वो क्या करता आ रहा है, उसका प्रयास करता आ रहा है कि पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में प्राचीन भारतीय व यूनानी दार्शनिक बहुत पहले ही जानकारी एकत्रित कर चुके हैं। अर्थात कि पदार्थ के सूक्ष्म स्वरूप के बारे में, पदार्थ का सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है सबसे छोटा, पदार्थ का सबसे छोटा यानी सूक्ष्म जो स्वरूप है, उस स्वरूप की जानकारी हमारे भारतीय वैज्ञानिक और यूनानी वैज्ञानिक बहुत समय पहले, लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व, बहुत पहले से ही इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। आगे देखिए कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्मतम कण परमाणु प्राप्त होता है। इस सूक्ष्म कण परमाणु को और अधिक विभाजित करना संभव नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक ने, क्वेश्चन लिखे, दो क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, दो, एक तो पहला क्वेश्चन है परमाणु को परिभाषित कीजिए, दूसरा क्वेश्चन था तत्व को परिभाषित कीजिए, और तीसरा क्वेश्चन है आपका, लिखिए किस भारतीय दार्शनिक ने, लिखिए किस भारतीय दार्शनिक ने, किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु की व्याख्या करी। किस भारतीय दार्शनिक ने प्राचीन समय में, ऐसा लिखिए, किस भारतीय दार्शनिक ने प्राचीन समय में सर्वप्रथम परमाणु की व्याख्या करी या परमाणु के बारे में जानकारी दी, ऐसा क्वेश्चन में लिख सकते हो। तो आप उसका आंसर देखें, उसका आंसर है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने, प्राचीन भारतीय, आप किताब में भी देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय महर्षि कणाद ने, प्राचीन भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में, वापस देखिए एक बार, मैं आपको फिर बता देता हूं। आपका क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक ने परमाणु के बारे में व्याख्या करी, तो उसका आंसर होगा महर्षि कणाद ने। प्राचीन समय में महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में व्याख्या करी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा क्या, महर्षि कणाद ने क्या कहा वो देखिए। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे महर्षि कणाद ने, महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक ने परमाणु की व्याख्या, प्राचीन समय में परमाणु की व्याख्या करी। ठीक है, अब देखिए उसका आगे पॉइंट्स में लिखोगे। तो महर्षि कणाद ने बताया, महर्षि कणाद ने क्या बताया, महर्षि कणाद ने बताया कि जो पदार्थ है, क्या है वो पदार्थ, महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को, लिखे आप किताब में, देखिए किताब में अंडरलाइन भी कर सकते हैं, पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करने पर, पदार्थ को क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। तो पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर जो सूक्ष्मतम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पदार्थ को
विभाजित करने पर सूक्ष्म या सूक्ष्मतम, ठीक है, सूक्ष्मतम कण, पदार्थ को विभाजित करने पर सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ध्यान दीजिए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ को विभाजित करने पर, विभाजित कैसे करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर जो सूक्ष्मतम कण शेष रहता है उसे परमाणु कहा, यह वो परमाणु कहलाता है। दूसरी ये एक बात तो इन्होंने ये बताई, दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि इस सूक्ष्मतम कण को और विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहा उन्होंने, इस सूक्ष्म कण को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता या संभव नहीं है, और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता या फिर संभव नहीं है। वापस क्वेश्चन था अपना कि महर्षि कणाद ने क्या कहा, क्वेश्चन था अपना किस भारतीय वैज्ञानिक ने, किस भारतीय दार्शनिक ने सर्वप्रथम प्राचीन समय में परमाणु की व्याख्या करी, या परमाणु को परिभाषित किया, या परमाणु के बारे में बताया। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, महर्षि कणाद, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में व्याख्या करी। उन्होंने बताया कि पदार्थ को छोटे से छोटे टुकड़ों में विभाजित करने पर सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। इस सूक्ष्म कण को और अधिक विभाजित करना संभव नहीं है, या फिर इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा काव्याम ने बताया कि पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप इन कणों को संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। एक और भारतीय दार्शनिक हुए, एक तो हो गए महर्षि कणाद, एक दूसरे है अपने इसी के साथ में देखिए ने पकुधा काव्याम। क्या नाम दे रखा है? पकुधा काव्याम। इन्होंने उल्टी परिभाषा दी है, काव्याम, पकुधा काव्यम। ध्यान दीजिए, ये भी भारतीय दार्शनिक ही है प्राचीन समय के। एक अन्य भारतीय दार्शनिक, इन्होंने क्या कहा, पढ़ लेते हैं किताब में, ध्यान दीजिए कि पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से प्राप्त होते हैं। पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप, जो पदार्थ बनते हैं, अब महर्षि कणाद ने बोल दिया कि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो सूक्ष्म कण जो होगा वो परमाणु कहलाएगा, और इस सूक्ष्म कण को क्या और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ये तो महर्षि कणाद ने कहा था। पकुदा काव्याम ने कहा था कि जो पदार्थ है ये पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। यो मान लो, क्या बताया इन्होंने, किताब की परिभाषा है कि पदार्थ भिन्न भिन्न रूप, पदार्थ के जो अलग अलग रूप है, पदार्थ के रूप कौन कौन से होते हैं वो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। इधर ध्यान दीजिए, पदार्थ के रूप, इधर देखिए पदार्थ के रूप, ये आपका पदार्थ है। पदार्थ को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेंगे, कण बनेंगे, या कण को अणु भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अणु को तोड़ेंगे तो क्या बनेंगे, यौगिक बनेंगे, यौगिक या तत्व, यौगिक या तत्व, और फिर क्या होगा, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कण तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है या नहीं, या फिर यौगिक से मिलकर बना होता है। तो पकुदा काव्याम ने कहा कि कोई भी जो पदार्थ है वो पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप, पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से बनते हैं, इन कणों के संयुक्त होने से बनते हैं। यानी पदार्थ के जो भिन्न भिन्न रूप है, पकुदा काव्याम किताब में परिभाषा अंडरलाइन कर सकते हो, पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप, पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप इन कणों के संयुक्त होने से, इन कणों के मिलने से बनते हैं। आप यूं बोल सकते हैं, अब इसकी सही परिभाषा, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो छोटे छोटे कण हैं, पदार्थ के छोटे छोटे कण जब मिलते हैं तो पदार्थ बनता है, ऐसा भी लिख सकते हो। छोटे छोटे कण जब मिलते हैं या मिलते हैं तब क्या बनता है, पदार्थ बनता है। ये बताया था पकुदा काव्याम ने। ये भी भारतीय दार्शनिक है और ये भी भारतीय दार्शनिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखिए, आपके जो क्वेश्चन लिखा है ना महर्षि कणाद का, उसके अंदर आपको ये पकुदा काव्याम की परिभाषा भी लिखनी है, जो मैंने बोली है वो आपको लिखनी है, ठीक है। महर्षि कणाद के साथ ही आप लिखो कि एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा काव्याम ने अलग ये अन्य परिभाषा दी है।
ठीक है, ये साथ में हो जाएंगे। आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको दिया नहीं। अब पहले क्वेश्चन का आंसर परमाणु के बारे में लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। क्या लिखोगे परमाणु के बारे में? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। मिल गई होगी आपको परमाणु की परिभाषा। अब बात करें तत्व की परिभाषा। मैं लिखा था कि तत्व को परिभाषित कीजिए, तो लिखिए एक समान परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। एक समान परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, मिल गए आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर। अब नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है कि आगे पढ़ रहा हूं, अगला पैराग्राफ है, लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने इन सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटम्स कहा। अब देखिए एटम्स, एटम्स क्या होता है? एटम्स का मतलब परमाणु ही होता है। क्या होता है? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या एटम्स कहते हैं। देखिए अब क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूं। क्वेश्चन बनता है, लिखिए किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण, चौथा क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को एटम्स कहा? क्या कहा? एटम्स। इंग्लिश में लिखे आप एटम्स, ATOMS, एटम्स। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को एटम्स कहा? किसने कहा? देखिए ग्रीक दार्शनिक थे। कौन थे वो? ग्रीक दार्शनिक। आपकी किताब में भी लिखा है ग्रीक दार्शनिक, मतलब विदेशी थे। ग्रीक दार्शनिक कौन थे? डेमोक्रिट्स। क्या नाम है? डेमोक्रिट्स, डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस का एक और साथी था, उसका नाम था ल्यूसिपस। क्या नाम था उसका? ल्यूसिपस, ल्यूसिपस। देखिए डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, ये दोनों क्या है? ग्रीक दार्शनिक। इन दोनों दार्शनिकों ने पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण था उसे क्या नाम दिया? एटम्स नाम दिया। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट देखिए आगे, फिर है यह ग्रीक भाषा के शब्द एटोमॉय से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला या अविभाज्य। अब अच्छा, इसी के साथ आप एक चीज और लिखोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, एटम्स या कोष्टक में लिखिए परमाणु, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा परमाणु। परमाणु शब्द किस भाषा का है, या परमाणु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? आपको ऐसा भी बोल सकता है कि एटम शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से बना हुआ है। एटम्स नहीं देकर के आपको बोल देगा कि परमाणु शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो परमाणु और एटम्स क्वेश्चन हो गया आपका। एटम्स की उत्पत्ति कैसे हुई या परमाणु शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए एटम्स के बारे में, एटम्स जो बना हुआ है वो किसके बना? एटम्स या परमाणु। ठीक है, एटम्स या परमाणु ग्रीक भाषा, एटम्स या परमाणु ग्रीक भाषा के एटोमियो ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से बना है। इस एटोमियो शब्द से बना है, एटोमियो शब्द से बना है। और इस एटोमियो का अर्थ जो होता है, इस एटोमियो का अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, मतलब इसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आप किताब में देख सकते हैं कि
ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नए काटे जाने वाला या अविभाज्य। परमाणु के बारे में ये सभी विचार केवल दार्शनिक मत पर थे, इनका कोई भी वैज्ञानिक या प्रायोगिक आधार नहीं था। अच्छा, जो ये डेमोक्रिटस हुआ है, ल्यूसिफस हुए, अपने जो भारतीय दार्शनिक हुए, कौन महर्षि कणाद और पकुदा व्यायाम जो हुआ, इन चारों वैज्ञानिक जो भी वैज्ञानिक प्राचीन समय में दिए थे, ये जो नाम्स दे रखे हैं कि परमाणु है, परमाणु और विभाजित नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनका वैज्ञानिक आधार था, कोई प्रायोगिक नहीं था, इन्हें प्रैक्टिकल नहीं किया था, ये किसी को सिद्ध नहीं कर सकते थे कि परमाणु एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि पदार्थ को और बांटे तो वो उसका जो सबसे छोटा कण होगा वो परमाणु। केवल इन्होंने मौखिक रूप से कहा था, इन्होंने कोई भी प्रायोगिक आधार नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आगे लिखा है कि 18वीं सदी के अंत में इस और कोई महत्वपूर्ण कार्य हुए तथा नियमों के प्रयोगात्मक तथ्य के आधार पर परमाणु सिद्धांत दिए गए। अब क्या हुआ, ये जो काम हुआ था 18वीं सदी से पहले की बात है, 1800 ईस्वी से या 18वीं सदी के पहले की बात है कि जो वैज्ञानिक हुए थे उन्हें बिना प्रैक्टिकल, इन्हें बिना प्रयोगिक, बिना सिद्ध किए हुए बताया, ऐसे मौखिक रूप से बताया था। लेकिन 18वीं सदी के बाद जो वैज्ञानिक हुए 18वीं सदी के जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया, इस परमाणु के बारे में प्रायोगिक रूप से यानी प्रैक्टिकल किया, मतलब प्रूफ किया, सिद्ध किया। अब उन्होंने क्या सिद्ध किया वो देखिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, आप किताब खोल के रखे अपने पास। अगर मेरी स्पीड बोलने की तेज है तो भी बता दीजिएगा, और अगर स्पीड ज्यादा तेज लगे तो आप इसमें एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन में जाकर मेरी स्पीड को आप उसमें कम कर सकते हो। ठीक है, फिर देखिए आपको बता देता हूं स्पीड में कैसे। जैसे आपकी ये स्क्रीन चल रही होगी, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर 3 बिंदियां डॉट आती है। 3 बिंदी के अंदर जब इसको क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन खुलेगा, वॉइस ऑप्शन खुलेगा। उस ऑप्शन में देखना स्पीड लिखा होगा, स्पीड। ठीक है, उस स्पीड के अंदर ऊपर जाओगे, ऊपर वाला क्लिक करोगे तो कम हो जाएगी, नीचे वाले में चले जाओगे तो नीचे वाला क्लिक करोगे तो तेज हो जाएगी। तो आप देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अगर क्वालिटी भी कम ज्यादा हो रही है तो भी इसी से हो जाएगा। आपको क्लीन नहीं दिख रहा है, आपके नेटवर्क वीक आ रहा है, ठीक है ना, उसमें भी हो जाएगा। देखिए, अब देखिए आगे है कि 18वीं सदी के बाद क्या हुआ। सबसे पहले देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन लिखे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाइए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाइए। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, या फिर एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, इंग्लिश में भी लिखे हैं आप, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। देखिए पहले पढ़ लेते हैं, किताब में ध्यान दीजिए। पहले किताब में पढ़ने के बाद अपन उसको और अच्छे से करेंगे। देखिए सन 1808 में जॉन डाल्टन, देखो सबसे पहली चीज, डाल्टन का पूरा नाम क्या है, डाल्टन का सिद्धांत आया है तो डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का पूरा नाम क्या है, जॉन डाल्टन। क्या नाम है, जॉन डाल्टन ने। और ये कब का है, 1808 में, 1808 की बात हो रही। ठीक है, जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश स्कूल के अध्यापक ने परमाणु की व्याख्या करने का एक सिद्धांत दिया। यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों के आधार पर था। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे और क्वेश्चन लिखा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपने लिख दिया इसी के अंदर, ये इसका छठा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, आपने क्वेश्चन तो लिख दिया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाइए। लेकिन अब जरा देखिए, मैं क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या आपको वो चीजें इजीली याद हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, 7वां क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपसे। क्वेश्चन लिखिए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत किस आधार पर दिया।
डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत किस आधार पर दिया? डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत किस आधार पर दिया? ठीक है ना। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार बताइए। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार बताइए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए उसका आंसर लिख रहा हूं मैं ये आपको, आपने रफ कॉपी भी साथ में रखे, रफ कॉपी में लिखा करें पहले, फिर फेयर किया करें। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, डॉल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसके निम्न आधार थे। देखिए पहला आधार क्या था? रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन पहला आधार तो ये, ठीक है। दूसरा आधार उसने कहा द्रव्यमान संरक्षण। क्या कहा? द्रव्यमान संरक्षण। और तीसरा उसने दिया निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात। ये तीन नियम, ये तीनों नियम है अपने केमिस्ट्री के, ठीक है। रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात। अपन रासायनिक संयोजन के बारे में बात करें। रासायनिक संयोजन का मतलब होता है कि जो रासायनिक पदार्थ है उनका अभिक्रिया करना, उनका अभिक्रिया जो रासायनिक संयोजन से होती है, जैसे H2O प्लस H2 प्लस O क्या बनेगा? 2S2O, 2S2O, H2O ये बन गया, ये देखिए यही बनता है हाइड्रोजन H2O 2S2O, ठीक है। समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। ये लीजिए H2 प्लस O, H2O बनता है, यानी ये जल का है। अब ये क्या हुआ इनमें? ये क्या हुआ? ये रासायनिक संयोजन हुआ। H2 प्लस O इक्वल टू क्या बना? H2O बना। मतलब ये क्या है? रासायनिक संयोजन है। ये कैसे बना? इनका नियम जो अपने चैप्टर है पीछे आगे आएगा कि रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक संयोजन मतलब रसायनों का जुड़ना या फिर तत्व या परमाणु का जुड़ना जो होता है वो रासायनिक संयोजन के नियम से होता है, ठीक है। एक तो ये इस नियम के आधार पर दिया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो संरक्षण किया जा सकता है, मतलब द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है, न ही द्रव्यमान का नाश होता है। मतलब द्रव्यमान स्थिर रहता है। ये समझो, द्रव्यमान क्या रहता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है या फिर समाप्त नहीं होता। द्रव्यमान उतना ही रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम अपने आगे आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, निश्चित अनुपात का नियम क्या है। निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि 2:1 या 1:2 किस परमाणु के कितने तत्व होंगे, किस अनुपात में होंगे। कि जैसे हाइड्रोजन का 2 अणु होंगे, ऑक्सीजन का 1 अणु होगा तो जल बन जाएगा। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु होगा क्या बन जाएगा? जल का 1 अणु बन जाएगा। तो ये निश्चित अनुपात का नियम है। तो अपने क्वेश्चन ये था कि डॉल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? वो नियम है ये 3, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। अब नेक्स्ट आगे पढ़िए, आगे देखिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आगे देखिए, इसके मुख्य अभिग्रहित नियम है। अभिग्रहित का मतलब है निश्चित नियम दिए गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो क्या थोड़ा आपको साइंस की लैंग्वेज में थोड़ा टफ लैंग्वेज देता है, तो आपको इस लैंग्वेज के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं करनी है, थोड़ा इस लैंग्वेज को ही लेके चलना है, ठीक है। इसके मुख्य अभिग्रहित नियम क्या है? मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके अभिग्रहित नियम देखिए कि डॉल्टन ने क्या कहा। डॉल्टन ने बताया, डॉल्टन ने अपने जो परमाणु सिद्धांत दिया उसमें पहली बात बताई कि जो प्रत्येक पदार्थ बना है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। आपकी किताब में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल से लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है कि जो प्रत्येक पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे? पदार्थ क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। किताब में आपके दे रखी है परिभाषा, आप वहां से लिख सकते हो, या एटम्स कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब पहला पॉइंट क्या कहा? मैंने कहा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहा? परमाणु नाम दिया। फिर देखिए, परमाणु अविभाज्य कण है। दूसरी बात क्या हुई?
परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य। एटम्स क्या है? अविभाज्य, अर्थात परमाणु को अविभाज्य अर्थात परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। दो बातें हो गई। तीसरी बात उसने बताया कि जो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात उसने कही, क्या कही कि एक ही तत्व, ध्यान दे बोर्ड पे, एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए, एक ही तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। एक ही तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुण बोलो चाहे गुणधर्म बोलो, एक ही बात है। रासायनिक गुणधर्म या गुण, रासायनिक गुण कैसे होंगे? समान होंगे। रासायनिक गुण कैसे होंगे? समान होंगे। एक ही तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे? समान होंगे। अब कैसे? एक ही तत्व कैसे? मैंने तत्व नाम लिया, ये तो है H मानो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु। अब मैंने लिखिया H2 क्या हो गई? ये H2 का मतलब हो गया H प्लस H मतलब क्या है? H2 के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु है। H2 के अंदर क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अपन ने तत्व की परिभाषा क्या लिखी थी? सबसे पहले अपन ने तत्व की परिभाषा लिखी थी कि एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, दोनों भाई भाई है, तो दोनों ने क्या मिलकर बनाया? H2। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका तत्व। क्या बन गया? तत्व। ये क्या है आपका? परमाणु, एटम्स। ये क्या है? परमाणु। ये भी क्या है? परमाणु है। तो परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब एक ही तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म समान हो गए। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है भार और आकार। क्या होता है? भार, आकार। रासायनिक गुणधर्म भार और आकार, किताब में लिखा है आपको। यानी हाइड्रोजन का जितना भार होगा उतना ही इसका होगा, इसका जो आकार होगा वही इसका होगा। तो मतलब ये डाल्टन ने पहली बात बताई कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो क्या है? परमाणु कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा। दूसरी बात उसने बताई परमाणु क्या है? अविभाज्य कणों से अविभाज्य है, परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात उसने क्या बताई कि एक ही तत्व के जो सभी परमाणु होंगे वो सभी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे? समान ही होंगे, ठीक है। पहली चीज तो उसने ये बता दी। तीन बातें हो गई। चौथी बात उसने बताई कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार, रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। जस्ट इसका उल्टा है। ये कह रहा है एक ही तत्व के, अगला पॉइंट बोल रहा है अलग अलग तत्व के सभी परमाणु। अगला पॉइंट है कि अलग अलग तत्व के सभी परमाणु के रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे? अलग अलग। समान परमाणु के रासायनिक गुणधर्म समान, अलग अलग परमाणु के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग। आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? समान परमाणु। तीसरा पॉइंट है एक ही तत्व के सभी परमाणु, या फिर इसे यह भी बोलते हैं कि समान परमाणु के रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। अलग अलग लिखिए। चौथा पॉइंट आप लिखिए कि अलग अलग तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु के रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। आपके 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखिए किताब में। 5वां पॉइंट कहता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है कि अलग अलग तत्व, देखिए अलग अलग तत्व का मतलब H2O, हाइड्रोजन भी अलग तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है? अलग तत्व है, ठीक है। तो अलग अलग तत्व के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब इसका 5वां पॉइंट क्या होगा? 4 पॉइंट आप लिख चुके हो। 5वां पॉइंट देखिए। 5वां पॉइंट लिखे होगे आप। 5वां पॉइंट कहता है कि अलग अलग तत्व के परमाणु, अलग अलग तत्व के परमाणु क्या करते हैं? अलग अलग तत्व के परमाणु यौगिक का निर्माण करते हैं। सीधा सा ये लिखोगे, अलग अलग तत्व के परमाणु यौगिक का निर्माण
करते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आप इसके अंदर भी क्वेश्चन लिख सकते हो आप, यौगिक को परिभाषित कीजिए, यौगिक को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन लिखोगे, यौगिक को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखोगे, अलग अलग तत्व के परमाणु यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। किताब का पॉइंट नोट करें आप, छठा पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को केवल क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं आपकी रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूँ S2 प्लस O2। ध्यान दीजिए, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन के भी 2 अणु है। तो मतलब ये तत्व और ये तत्व, ये दोनों अलग अलग तत्व है। ये दोनों अलग अलग तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, 2H2O। क्या बना रहे हैं, 2H2O। अर्थात क्या बना रहे हैं, 2H2O का मतलब हो गया यौगिक। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका यौगिक। ये तो बात होगी इस वाला पॉइंट की। छठा पॉइंट क्या कहता है, छठा पॉइंट कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया में हम परमाणु को केवल क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। परमाणु को हम व्यवस्थित कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो हटाया जा सकता है, न अपने मन से लगाया जा सकता है, न इनका विनाश किया जा सकता है। केवल उसे व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, परमाणु को हम केवल परमाणु को व्यवस्थित कर सकते हैं, उनके परमाणु की संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको नष्ट नहीं कर सकते। तो छठा पॉइंट किताब से ही लिखिए आप, आपके 6 पॉइंट हो गए। ठीक, गुड मॉर्निंग। देखिए सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम थी थोड़ा। देखिए अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया अपना कंप्लीट। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में अपने आपको लिखना था। एक तो डाल्टन ने 1808 में जॉन डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया और परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करी 3 नियमों के आधार पर, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। और अपन ने जो 6 पॉइंट लिखे वो आपको बताने। और उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां लिखिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां लिखिए या फिर लिखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। तो एक ही आपको पॉइंट लिखना है, उसके अंदर आपका नवा क्वेश्चन बन चुका है। क्या लिखोगे, आपको क्वेश्चन का आंसर होगा कि परमाणु के अंदर अपरमाणविक कण पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर अपरमाणविक कण पाए जाते हैं। इन कणों की व्याख्या कौन नहीं कर सका, इन कणों की व्याख्या डाल्टन का सिद्धांत नहीं करता है। इन कणों की व्याख्या डाल्टन का सिद्धांत नहीं करता है। अपरमाणविक कण कौन सा है, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन कणों की व्याख्या डाल्टन नहीं कर सका, ये उसकी कमी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, फिर भी कोई चीज अगर क्लियर नहीं होती है तो आप क्वेश्चंस, मैंने 9 क्वेश्चन लिए, 9 क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेना। फिर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में। और आप किताब अरेंज कर ले और किताब भी पढ़ते रहे और क्वेश्चन का आंसर रिटर्न वर्क में करते रहे। थैंक यू।